हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा था पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही करा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 है। ठीक है, और इस पार्ट 2 में ये पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले अपना पहला टॉपिक समझते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है चंद्रमा की उत्पत्ति। दोस्तों, इससे पहले हमने पृथ्वी की उत्पत्ति को समझा था। आज हम जो है चंद्रमा की उत्पत्ति को समझेंगे कि चांद की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है कि चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। सबसे पहले समझो उपग्रह का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे जो है बहुत सारे ग्रह हैं। पृथ्वी हमारे क्या है, सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं। ठीक है, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, इन सबको प्लैनेट्स बोला जाता है, इन सबको ग्रह बोला जाता है। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, इन ग्रहों के भी अपने अपने क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। ठीक है, जिनको बोला जाता है उपग्रह। जिनको क्या बोला जाता है, उपग्रह, जो इनका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, होता क्या है, जो ग्रह होते हैं वो सूरज का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। जैसे हमारा जो चांद है, ये चांद जो है हमारी पृथ्वी ग्रह का जो है चक्कर लगाता है, इसलिए इसको बोला जाता है उपग्रह। ठीक है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पहली बात तो ये। अब देखिए, पृथ्वी की तरह जो है चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। यानी चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे मत प्रस्तुत किए गए हैं कि भाई चंद्रमा की उत्पत्ति ऐसे हुई, कोई कहता है चांद की उत्पत्ति ऐसे हुई, कोई कहता है चांद ऐसे बना। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर आता है सर जॉर्ज डार्विन का। एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा, 1838 की बात है। ये कब की बात है, 1838 की बात है। 1838 में क्या होता है, सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि भाई चांद कैसे बना। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि भाई पृथ्वी और चांद, पहले क्या था, पृथ्वी और चांद एक ही हिस्सा थे, एक ही ग्रह थे, यानी एक ही ग्रह में शामिल थे। ठीक है, यानी कोई अलग प्लेनेट नहीं था। ठीक है, या हम कह सकते हैं वो कहना चाह रहे थे कि जो चांद था वो पृथ्वी में ही पहले मौजूद था। ठीक है, होता क्या है, सर जॉर्ज डार्विन के अनुसार वो कहते हैं कि ये ग्रह जो है दो हिस्सों में बंटना शुरू होता है। पहले क्या होता है कि ये डंबल की आकृति में बदल जाता है। डंबल आपने देखा होगा कि बीच में से एक तरीके के डंडे से ऐसा होता है, दो जगह से जो है गोल जैसा होता है। यानी कि डंबल जैसी आकृति में पहले ये बदला और उसके बाद जो है ये टूट गया। ठीक है, एक हिस्सा पृथ्वी बन गया, एक हिस्सा चांद बन गया। सर जॉर्ज डार्विन ने यह बात बताई कि भाई पहले क्या था, ये दोनों जो थे चांद और पृथ्वी एक ही ग्रह थे। बाद में क्या हुआ, ये जो है डंबल की आकृति में बदल गए, और डंबल की आकृति में बदलने के बाद क्या होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं और फिर जो है आज का चांद बन जाता है। ठीक है, इनके अनुसार जो है चांद ऐसे बना। ठीक है, लेकिन आज के जो वैज्ञानिक है वो इस कंसेप्ट को जो है एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें लगता है जो ये कंसेप्ट है, ये इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। आज के जो वैज्ञानिक वो क्या मानते हैं, आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति, चांद की उत्पत्ति जो है एक बड़े टकराव का नतीजा है, एक बड़ी घटना का नतीजा है, जिसे बोला जाता है द बिग स्प्लेट। द बिग स्प्लेट। अब ये द बिग स्प्लेट क्या है, इसके अनुसार हुआ क्या था। देखिए, अब इसके अनुसार चंद्रमा के इस कॉन्सेप्ट के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी वो समझो। हुआ क्या था कि भाई जब पृथ्वी बनी थी, तो पृथ्वी के बनने के बाद कुछ समय बाद मंगल ग्रह जितना या मंगल से 1 2 3 गुना बड़ा कोई ग्रह जो है पृथ्वी से आकर जो है टकरा जाता है। ठीक है, पृथ्वी से टकराता है। टकराने के बाद पृथ्वी का कुछ हिस्सा जो है टूटता है
और वो टूटा हुआ हिस्सा जो है क्या होता है, वो टूटा हुआ हिस्सा जो है एक तरीके से पृथ्वी की ओर चक्कर लगाने लगता है, और वही टूटा हुआ हिस्सा फिर बाद में जो है चांद बन जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है द बिग स्प्लिट। और ये कंसेप्ट जो है, इस कंसेप्ट के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति ऐसे हुई। ठीक है, तो बेसिकली किताब में आपके दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक डंपल वाला कॉन्सेप्ट और एक ये द बिग स्प्लिट वाला कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए हैं। ठीक है, ये घटना, या हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्षों पहले हुई। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पृथ्वी का उद्भव। पृथ्वी के उद्भव को समझते हैं। तो पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान गिरे थी। भाई सब जानते हैं, जब पृथ्वी बनी होगी, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, तो उस समय वहाँ पे कोई मनुष्य तो होगा नहीं। ठीक है, वहाँ पे एक तरीके से कोई एनिमल तो होगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी पहले क्या थी, बहुत ही गर्म गिरे थी, बहुत ही एक तरीके से चट्टानी गिरे थी, वीरान गिरे थी। ठीक है, और वीरान गिरे क्यों थी, क्योंकि ये जो था, इसमें जो पृथ्वी थी उसका वायुमंडल विरल था। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ था। ठीक है, आज तो ऑक्सीजन ज़्यादा है वायुमंडल में, नाइट्रोजन ज़्यादा है, लेकिन पहला ऐसा नहीं था। आज का जो वायुमंडल है, ऐसा वायुमंडल जब पृथ्वी बनी थी तब नहीं था। तब क्या था, तब मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम वायुमंडल में मौजूद थी, जिस वजह से वायुमंडल बहुत गर्म था। ठीक है, वहाँ पे रहने की कोई परिस्थिति मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो जाहिर बात है पहले वायुमंडल अलग था, आज वायुमंडल अलग है। तो यानी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ क्रियाएं ऐसी ज़रूर हुई होंगी, जिसकी वजह से जो है मनुष्यों का निर्माण हुआ, मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई। ऐसी कौन सी क्रियाएं हुई, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उन्हीं को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्थल मंडल का विकास। स्थल मंडल यानी ज़मीन का विकास कैसे हुआ, भूमि का विकास कैसे हुआ, उसको समझते हैं। ठीक है, गिरे अणु और दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ग्रह अणु होते हैं, ग्रह अणु यानी ग्रह के पार्ट्स, ग्रह अणु। ठीक है, और दूसरा खगोलीय पिंड यानी कोई भी अंतरिक्ष के टुकड़े वगैरह, पत्थर के टानी टुकड़े वगैरह, उनको बोला जाता है खगोलीय पिंड। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं एक ही जैसे घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने होते हैं, मिक्स होते हैं। इनके अंदर हल्के पदार्थ भी होते हैं, भारी पदार्थ भी होते हैं, घने पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब ये बात हमें कैसे पता लगी, ये बात हमें उल्काओं के अध्ययन से पता लगी। हमने जब उल्काओं का अध्ययन करा तो ये बात हमें बिल्कुल पता लग गई कि भाई जो उल्काई पिंड, ये जो पिंड होते हैं खगोलीय पिंड, ये हल्के और भारी पदार्थ दोनों से बने होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था बहुत से ग्रह अणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रह अणु जब इकट्ठा हुए थे, इनको एकत्रीकरण हुआ तो ग्रह बने। ठीक है, ये बात आपको पता है, पृथ्वी भी ऐसी ही बनी थी। ठीक है, तो जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण इकट्ठा हो रहा था, भाई गुरुत्वाकर्षण लग रहा था, तो पदार्थ जो है पृथ्वी में क्या था, सब पदार्थ जो है, क्योंकि पृथ्वी पहले क्या थी, गर्म थी, गुरुत्वाकर्षण भी मौजूद था उस टाइम पे। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से सब जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, सारे पदार्थ जो है इकट्ठा हो रहे थे। ठीक है, अब जैसे ही वो इकट्ठा हो रहे थे तो पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, क्योंकि भाई उसमें पिंड भी थे। अब पिंडों ने क्या करा, पदार्थों को प्रभावित किया। भाई आप जानते हैं पदार्थ जो है अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ रिएक्शन हो ही जाता है, तो वह रिएक्शन हुआ। ठीक है, इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। भाई पदार्थ का पदार्थ से मिलन हुआ, पदार्थ का पिंडों से मिलन हुआ, तो इससे क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, रिएक्शन होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा से क्या होता है कि भाई पदार्थ पिघलने लगता है, गलने लगता है। ठीक है, और अत्यधिक ताप की वजह से पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह जाती है, और तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी घनत्व मिश्रण वाले पदार्थ
अंतर के कारण अलग होना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है भाई, तापमान क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, पृथ्वी द्रव बन जाती है। फिर क्या होता है, जो हल्के पदार्थ होते हैं वो जो है ऊपर आ जाते हैं, और जो भारी पदार्थ होते हैं वो जो है पृथ्वी के केंद्र में चले जाते हैं, पृथ्वी के क्रोड में चले जाते हैं। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल समझना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, इस अवस्था को बोला जाता है विभेदन की अवस्था या विभेदन की क्रिया। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है विभेदन की क्रिया को आप समझाइए, तो आप समझा सकते हैं कि स्थल मंडल का विकास जो है इसी विभेदन प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, कि भाई जो है पदार्थों का जो है पदार्थों का जब पदार्थ अलग हुए, भारी पदार्थ अलग हुए, हल्के पदार्थ अलग हुए, इसी प्रक्रिया को विभेदन बोला जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास देख लेते हैं वायुमंडल और जलमंडल का विकास। अब वायुमंडल कैसे बना, जलमंडल कैसे बना, स्थलमंडल तो बन गया, स्थलमंडल विभेदन की प्रक्रिया द्वारा बन गया। अब जलमंडल कैसे बना, वायुमंडल कैसे बना। ठीक है, उस वायुमंडल में हीलियम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैसे आ गई, ये समझते हैं। तो भैया वर्तमान में वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। अगर आपसे पूछे एग्जाम में वायुमंडल का विकास के बारे में बताइए, तो सबसे पहली लाइन आप ये लिख देना, वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है। पहली अवस्था है आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास, यानी जो आदिकालिक यानी उस समय की गैसें जो थी हाइड्रोजन और हीलियम, उन गैसों का ह्रास। ठीक है, दूसरी अवस्था पृथ्वी के अंदर से निकली गई भाप और जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग दिया। अब ये कैसे कैसे हुआ, अभी पूरा डिटेल में भी बताऊंगा, कहीं नहीं जाना आपको। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। अब इस पहली अवस्था को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए पहली अवस्था क्या है, वायुमंडलीय गैसों का ह्रास। तो होता क्या है पहले कि वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, ठीक है, उसमें क्या होता है सौर पवन के कारण वो पृथ्वी से दूर हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था, जब मैं पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह आपको पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि भाई जो पार्थिव ग्रह थे वो क्योंकि सूरज के थोड़े नज़दीक थे, ठीक है, इसलिए जो सूरज की जो सौर पवन थी, वो सौर पवन ने उन पार्थिव ग्रहों से सारी वायु को उड़ा ले गई, सारी वायु को वो उड़ा ले गई। ठीक है, तो इसी तरीके से पृथ्वी पर भी ऐसा ही हुआ कि भाई सौर पवन के कारण जो पृथ्वी के अंदर गैसें थी वो सारी जो है चली गई। ठीक है, और ऐसा सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं हुआ था, बल्कि जो भी पार्थिव ग्रह हैं हमारे बुध मंगल शुक्र, उन सभी पर हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो भैया क्या होता है, सौर पवन के कारण ये जो गैसें होती हैं वो पृथ्वी से चली जाती हैं। अब आपको ये समझ में आ गया हाइड्रोजन और हीलियम कैसे चले गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गई वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था कि भाई हाइड्रोजन हीलियम खत्म। दूसरी अवस्था में क्या होता है, अब देखिए, क्योंकि जब विभेदन की प्रक्रिया हो रही थी, हल्के पदार्थ ऊपर आ रहे थे, भारी पदार्थ अंदर जा रहे थे, और समय के साथ फिर वो जो है ठंडे भी हो गए। भाई समय के साथ हर चीज़ ठंडी हो जाती है, समय के साथ वो जो ठंडी हो गई, ठोस हो गए। ठोस होने के बाद क्या होता है, ज़मीन के अंदर से गैसें निकलती हैं। ज़मीन के अंदर से क्या निकलती है, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में कि क्या चीज़ रही होगी उस टाइम पे। ठीक है, भाई विभेदन हुआ, विभेदन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद जो है ज़मीन के अंदर से गैसें निकली, क्योंकि भाई जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो धुआं भी तो निकलता है उसके अंदर से। आप गरम गरम दूध रख दीजिए आप टेबल पे, ठीक है, तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। ठीक है, और धुआं जो है जब वो निकलता है बाद में, फिर वो जो है दूध ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो भैया ज़मीन के अंदर से धुआं निकलने लगा, और उस वही धुआं जो था, वही जो है धुआं सबसे बड़ा योगदान था वायुमंडल में। ठीक है, होता क्या है कि भाई पृथ्वी ठंडी हुई, विभेदन के बाद क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से भाग से बहुत सारी गैस निकली, बहुत सारी जलवाष्प निकली, और इसी से आज के वायुमंडल का विकास हुआ। शुरू में क्या था, वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन, मीथेन, अमोनिया ये ज़्यादा थी। ऑक्सीजन अभी भी कम थी, ऑक्सीजन अभी भी कम थी उस टाइम पे जब गैसें निकली। अब ऑक्सीजन बढ़ती कैसे, अब देखिए गैस उत्सर्जन, वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के अंदरूनी भाग से गैसें धरती पर आई, इसी को बोला जाता है गैस उत्सर्जन। यानी जो गैसें धरती के
ऊपर आई थी, ज़मीन से बाहर निकली थी, इसी को गैस उत्सर्जन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, आपको पता है लगातार ज्वालामुखी फटे। भाई शुरुआत में क्या था, लगातार ज्वालामुखी फटते थे, तो लगातार ज्वालामुखी फट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, अंदर से आग निकल रही है। ठीक है, आग निकल रही है, अब वो जो है वायुमंडल में जाती है। अब उसका जो धुआं है वो वायुमंडल में जाता है, जलवाष्प, गैसें। ऐसे क्या होता था, लगातार जब ज्वालामुखी फट रही थी, लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था कि भैया धुआं ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, गैसें ज़्यादा बढ़ रही थी, जलवाष्प ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, अब वायुमंडल में जब जलवाष्प ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है, गैसें ज़्यादा बढ़ रही थी, तो क्या होता है, जी हाँ, फिर संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया होने के बाद बादलों का निर्माण होता है, और जब बादल बन जाते हैं तो फिर बारिश होती है। बारिश होने के बाद खूब ज़्यादा बारिश होती है, खूब ज़्यादा बारिश होती है, और ये क्रिया, एक प्रोसेस जो है चलता रहता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, विस्फोट से धुआं बनता है, धुआं बनने के बाद फिर जो है दोबारा से जो है संघनन की प्रक्रिया, बादल का निर्माण, फिर बारिश, और ऐसे ऐसे करके जो है क्या होता है, ऐसे ऐसे करके जो है पृथ्वी ठंडी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी ठंडी होना शुरू हो जाती है, और इसी से जो है हमारे वायुमंडल का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद है जीवन की उत्पत्ति। अब जीवन कैसे बना, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भैया वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिकों के अनुसार अगर वैज्ञानिक जो है जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये केमिकल रिएक्शन था कि भाई जीवन की उत्पत्ति हो गई। उन्होंने बोला कि भाई पहले क्या था, जटिल जैव अणु थे, वो बने, और उनका फिर समूहन हुआ, यानी फिर वो इकट्ठे हुए, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 6 से 4 से 8 बने। ठीक है, और जब उनका समूहन होने लगा, फिर वो जो है ना, फिर उन्होंने जो है अपने आप को दोहराया, यानी एक कोई जीव बना, उसने अपने आप को बढ़ाते बढ़ाते वो बहुत सारे हो गए। ठीक है, ऐसे ही जीव बने। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति में सिर्फ यही चीज़ है कि भाई जो वैज्ञानिक है वो क्या मानते हैं, इसे एक रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं कि भाई कोई भी एक रिएक्शन हुआ जिससे कोई जीव बना, और उसके बाद जो है उसी जीव से कई सारे जीव बन गए। तो ये हमारा पार्ट 2 था। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट 2 आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स कीजिए, समझिए। ठीक है, बाकी अब इसका तीसरा चैप्टर भी आएगा, और आपको किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, ताकि आपके कमेंट का जवाब मैं दे सकूँ और आपकी डिमांड पे कोई वीडियो बना सकूँ। ठीक है, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।